हर साधारण व्यक्ति के फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान का उज्जवल भविष्य हो, उनके रास्तों को आज अप्रूव करा गया है। एक योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी की तर्ज पर, उसी राह पर, उसी विजन पर राजस्थान भी माइलस्टोन से पार करते हुए जो लक्ष्य हर साल के हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राजस्थान बने, उसके लिए एक नक्शा बना है। ये रोड मैप नीति आयोग और विशेषज्ञों के साथ, सभी जो विभाग हैं उन सब के विशेषज्ञों के साथ बैठकर ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप 13 सेक्टर जैसे टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, स्किल, ये ऐसे 13 सेक्टर और 45 डिपार्टमेंट्स के इनपुट इसके अंदर लिए गए हैं और उन सब के अंदर इसमें काम होगा। इस डेवलपमेंट का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हर गांव के अंदर शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, हर युवा को ये अवसर मिलेंगे और राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान की पहचान और बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचे, इसका निर्णय लिया गया है। दूसरा बड़ा निर्णय है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 10 प्रस्तावों का अनुमोदन करा गया है। तकरीबन 1280 हेक्टेयर भूमि में 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो, यह निर्णय लिया गया है। राजस्थान का रेगिस्तान और जो अनउपजाऊ जो जमीन है उसके ऊपर सोलर और विंड के प्रोजेक्ट लगेंगे। हर पेड़ जो कटेगा उसके बदले 5 पेड़ लगाए जाएंगे और जहां जहां ये सोलर प्रोजेक्ट्स आएंगे वहां के विद्यालय, वहां के गांव के अंदर, पानी के अंदर CSR को इस्तेमाल करा जाएगा। राजस्थान अपनी ऊर्जा उत्पाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सके और राजस्थान में जो तपती गर्मी होती है उस गर्मी को इस्तेमाल करते हुए हर घर रोशन हो सके और हमारी इंडस्ट्री चल सके। ये देश के अंदर एनर्जी हब भविष्य का, ग्रीन एनर्जी हब भविष्य का, वो राजस्थान बनेगा। इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे बहुत से साथी हैं जो एक्सप्रेस हाईवेज पर चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। इस कैबिनेट बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने निर्णय लिया है कि कम टोल, तेज रफ्तार और उससे राजस्थान को 100% फायदा, ऐसा निर्णय वहां पे लिया गया है। राजस्थान कैबिनेट ने एक्सप्रेस टोल रूल 2015 को अमेंड करा है और अब जनता के लिए टोल चार्जेस कम होंगे, उससे डायरेक्ट सेविंग होगी। एक्सप्रेस हाईवे के प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से लगेंगे, जिससे सड़कों का निर्माण भी बहुत तेजी से होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए और आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा बने, ये निर्णय लिया गया है। जयपुर के अंदर एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
ये नए राजस्थान की तस्वीर है जो पूरे भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया देखेगी। न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए यहां पर दुनिया भर के लोग आए, ऐसा राजस्थान हमें बनाना है। जयपुर के टोंक रोड पर तकरीबन 3,500 करोड़ की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। 7,000 सीट का ये स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। यहां पे 2 होटल होंगे, एक 5 सितारा, एक 4 स्टार। आईटी की टावर्स होंगी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे और इस प्रोजेक्ट को वही कंपनी बनाएगी जिसने दिल्ली का मंडपम बनाया है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। 36 महीने के अंदर यह काम कंप्लीट होगा। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कहा वैसा करा। हमने मात्र 1.5 साल के अंदर उद्योग के अंदर, टूरिज्म के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ोतरी करी है। इस कन्वेंशन सेंटर से नए रोजगार उत्पन्न होंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर होंगे, सप्लाई चेन्स के अंदर होंगे, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के अंदर होंगे, आईटी सेक्टर के अंदर होंगे। जहां राजस्थानी जो हैदराबाद में, बेंगलोर में काम करते हैं उनको यहां काम करने का अवसर मिलेगा। जो लोकल व्यापारी हैं उनको मजबूती मिलेगी और स्टेट का जो रेवेन्यू है वो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि जयपुर को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी और मजबूती से हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके लिए भजनलाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब बढ़ें, उसके लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को आज अप्रूवल दिया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इस युवा प्रोत्साहन योजना के अंदर हमारे युवाओं को अपना खुद का व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा, सब्सिडीज मिलेंगी। जो हमारे पारंपरिक जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो व्यवसायी हैं, जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको बढ़ोतरी मिलेगी और इससे लोकल जॉब क्रिएट होंगे। हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। इसके लिए तकरीबन 150 करोड़ का बजट रखा गया है। उसके साथ हमारे बहुत सी हवाई पट्टियां ऐसी हैं राजस्थान में जिनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है आज की तारीख में। जिन हवाई पट्टियों का कम इस्तेमाल हो रहा है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके, उसके लिए एरो स्पोर्ट्स यानी एडवेंचर टूरिज्म को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए एक नीति बनाई गई है और उस नीति के अंदर बहुत कम दाम पर हम जो एयर स्ट्रिप्स हैं जिनका इस्तेमाल कम हो रहा है, वो एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए हम कंपनीज को देंगे, जिसमें मात्र 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगेगा और 6 लाख रुपए तक की कंसेशन मिलेगा प्रति वर्ष। और पहले 5 साल और उसके बाद अगले 10 साल तक उनको रियायती दर पे उनको लोन मिलेंगे। 20 वर्ष, अधिकतम 20 वर्ष तक की ये लीज होगी और 2000 वर्ग मीटर तक की भूमि एडवेंचर टूरिज्म के लिए दी जा सकती है। चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो या ग्लोबल बिजनेस हो, उसमें राजस्थान को अवसर मिल रहा है। एक नया मॉडल बन रहा है राजस्थान के अंदर, जहां हर परिवार, हर गांव के अंदर मजबूती पहुंच रही है। ये एक नया राजस्थान है जो 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राजस्थान बने, उसके लिए हम कदम आगे बढ़ाएंगे। हर साल आकलन होगा, हर विभाग का आकलन होगा और निर्धारित बजट के ऊपर
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे आगे मैं चाहूंगा मेरे साथी जोगेराम जी आपको कैबिनेट के ऊपर ब्रीफ करें। बहुत अच्छा था। नमस्कार साथियों, आपने हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय कर्नल साहब से अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनकी कैबिनेट में जो निर्णय लिए उसकी जानकारी हुई। हम जितना विकास करेंगे 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा, उसके साथ हम चाहेंगे हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी वो अपेक्षा रखता है। और इसीलिए आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जावे, आम आदमी तक की पहुंच तक किया जावे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित है और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUSS है का विस्तार करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ऐसा ही इंस्टीट्यूट विकसित करेंगे जो एम्स की तर्ज पर होगा। एक तरह से एम्स की सारी सुविधाएं होगी और इसमें PG स्तर का एकमात्र हमारा ये इंस्टीट्यूट होगा। साथ ही साथ सवाई मानसिक चिकित्सालय में जो कैंसर संस्थान चल रहा है वो भी इसके अंडर में आएगा। इतना ही नहीं, इस इंस्टीट्यूट में सुपर स्पेशलिस्ट की स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को मिलेगी और हमारा शासन का प्रमुख मुख्य सचिव जो है वो इस RIMS के अध्यक्ष होंगे और इसी की तर्ज पर एक खोज समिति बनेगी जो फैकल्टी का आने का नियुक्ति करेगी। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हो, स्टाफ हो। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्मचारी के रूप में इसका संचालन होगा। इस संस्थान की स्थापना से राजस्थान में मेडिकल साइंसेज में एक क्रांति आएगी। एम्स हमारा जोधपुर में है और राजस्थान में कहीं नहीं है और दूसरा एम्स की तर्ज पर ही जयपुर में ये विकसित होगा। इसके साथ ही साथ आज कैबिनेट में एक सबसे और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमारे जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन की जाती है। भूमि आवंटन की एक स्पष्ट नीति को लेकर के आज हम कैबिनेट में निर्णय लिया है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो, सामाजिक उद्देश्यों के लिए हो, धार्मिक उद्देश्यों चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए हो, निजी निवेशकों के लिए हो, कंपनियों के लिए हो, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक चिकित्सा संस्थान के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, पर्यटक इकाइयों के लिए हो, इन सब के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता रहती है। भूमि आवंटन में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, एक स्थान पर काम हो जावे। इसीलिए ये नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नीति 2025 आज हमने लाई है और इसमें निवेश करने वाले को अनावश्यक विलंब और खर्चा नहीं लगे और प्रक्रिया हो, सरलता हो, पारदर्शी हो, एक रूप हो और अथॉरिटी किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं करे, इसी का मुख्य उद्देश्य है। इस नीति के तहत विशेष रूप से सामाजिक, सार्वजनिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं के साथ साथ निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्टों, समाचार पत्रों आपके लिए भी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा सरकारी विभागों को भूमि आवंटन के प्रावधान किए गए, पहले की नीतियों में नहीं थे।
विभिन्न सामाजिक उपयोगी भूमि आवंटन आरक्षित दर की एलडीसी जिसको बोलते हैं डीएलसी रेट से 40% दर पर किया जाएगा। रिको एंड आवासन मंडल भी इस आवंटन भूमि के संबंध में अपने निर्देश जारी करेंगे। राजकीय विभागों भी निःशुल्क भूमि मिलेगी। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया, पर्यटक राजस्थान के लिए सभी उपयोगी है और उसको भी बढ़ावा देने के लिए इस नीति में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारी जो पूर्व की 2015 की नीति थी उसमें हित आयोग की संशोधन करके इस नीति को प्रभावी बनाया जाएगा। मित्रों, राजस्थान सर्वांगीण रूप से विकास करे, राजस्थान विकसित और समृद्ध बने, इस सब के लिए हम प्रयत्नशील हैं, परंतु उसके लिए जरूरी है कि राजस्थान का जो हमारा जीडीपी बढ़े, हमारा कर्मचारी भी साथ ही साथ खुश हो, सहयोग करे और हम लोग अगर काम करेंगे तो प्रकृति भी साथ देती है। और राजस्थान इस लिहाज से इस वर्ष और पूर्व वर्ष की गत वर्ष की बात बेनिफिटेड है, बरसात हुई है। राजस्थान विधानसभा में सुरक्षा सवाल जो हमारे सुरक्षा में जो कर्मचारी अधिकारी लगते हैं उनके पदोन्नति से संबंधित कुछ विसंगति थी, इसको ठीक किया गया है। मार्शल के पद पर जो आप कभी देखते हैं मार्शल महोदय, उनको 5 वर्ष सेवा पूर्ण किए जाने के उपरांत वो मार्शल का पदोन्नति मिलती थी। अब 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए द्वितीय पदोन्नति अतिरिक्त मार्शल का पदोन्नति मिल पाएगी, ये एक संशोधन किया गया है। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सेक्रेटरीट में सुरक्षा सेवक में अतिरिक्त मार्शल के पद के साथ ही साथ 2 वर्ष का अनुभव या 10 वर्ष तक कुल सर्विस को आधार पर भी राजस्थान विधानसभा सेवा भर्ती में मंजूरी दी गई है ताकि इनको प्रमोशन मिल जाए। और साथ ही साथ इस गत वित्तीय वर्ष में 2 वर्ष का अनुभव जिन्हों दी गई है, पहले नियम नहीं था, उसमें शिथिलता प्रदान की गई है ताकि हमारे विधानसभा का जो सेक्रेटरीट है वो भी इसी अनुरूप चल सके। मित्रों, हाँ, साथ साथ एक महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट में आगामी विधानसभा के सत्र में जो 1 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है उसमें रखे जाने वाले विधेयकों के संबंध में भी चर्चा हुई है। 3 विधेयक जो हमारे फॉरवर्ड समिति के सामने विचारित हैं वो तीनों आएंगे, दूसरे विधेयक और भी आएंगे। साथ ही साथ आज में यह भी निर्णय हुआ है हमारे कि आगामी 25 और 26 अगस्त को हमारे जितने भी सांसद है, सांसद प्रत्याशी है, हमारे विधायक है, विधायक प्रत्याशी है और हमारे जिलाध्यक्ष है, उनके साथ समन्वय बैठक चलेगी। 3 दिन 2 दिन चलेगी, एक दिन 3 संभाग और एक दिन 4 संभाग, और इस तरह 7 संभागों की बैठक होगी। मित्रों, आजकल सुर्खियों में है, हम आपसे विनम्रता से निवेदन करते हैं, हमारा ये संकल्प है राज्य में 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इसमें हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। नियमों की, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की, इन सब की पालना करते हुए हम इस पर कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज के चुनाव हो, निकायों के चुनाव हो, इनके डिलिमिटेशन हो या परिसीमन का कार्य भी निरंतर चल रहा है जो अंतिम चरण में है। और ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो सुप्रीम कोर्ट को निर्देशों को पालना करेंगे और ओबीसी वर्ग को जितना रिजर्वेशन मिलना है उसका निर्धारण होगा। उसके उपरांत नियमानुसार यथा समय पूर्ण रूप से पारदर्शिता और नियमानुसार नगर निकाय का, नगर पालिकाओं का, पंचायत राज के सभी तीनों स्तर का चुनाव होंगे। ये मुख्य थे। साथ ही साथ राजस्थान में एक मत्स्य अधिनियम 1953 का बना हुआ था, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। मछली को अनावश्यक रूप से मारना अपराध की श्रेणी में लाया गया है और इसमें संशोधन करके जो परमिशन से या उत्पादन के रूप में कॉमर्शियल यूज में करते हैं उसके अलावा कोई मारता है, कोई जहर देता है, उसको अपराध की श्रेणी में लाएं,
ये मोटे मोटे निर्णय आज की कैबिनेट में हुए। मैं मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय बाबूलाल से निवेदन करूंगा कि कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय और भी हैं उसका आपके सामने मुताबिक है। नमस्कार साथियों, आज की कैबिनेट के बैठक का जो निर्णय हुए वो हमारे दो साथियों ने आपके समक्ष रखे। मैं भी आपके सामने जनजाति से जुड़े हुए कुछ निर्णय भी हुए उस संबंध में विषय रखूंगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राज्य की सभी 3 डिस्कॉम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA को RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 को अधिसूचित पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के अंतर्गत अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGAU प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मित्रों, जनजाति क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका उस अंतराल को दूर करना है, क्योंकि बहुत अंतराल है जनजाति क्षेत्र में। आज भी बहुत आवश्यकता है, जो होने चाहिए उतने काम नहीं है, उसको दूर करना और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करना है। इस योजना में ऐसे गांवों को सम्मिलित किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जिनमें इनसे कम 50% आदिवासी निवासी हैं। साथ ही आकांक्षी जिले के वे गांव भी सम्मिलित किए गए हैं जहां आदिवासी जनसंख्या 50% से अधिक है। यहां पर आज भी बिजली से लोग वंचित हैं और इस योजना का मकसद ये है कि उन गांवों को वहां तक बिजली पहुंचा करके उन गांवों में उजाला पहुंचाया जाए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ऐसा आज का निर्णय लिया है। ऐसे कुछ परिवार हैं 24,308 और आदिवासी परिवार एवं सार्वजनिक संस्थान 84 वो लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार आपने और हमने सबने देखा है कि कुछ परियोजनाएं बनती हैं, पेयजल परियोजना बनती है, सिंचाई परियोजना बनती है और बनती है तो वहाँ विस्थापन होने वाले व्यक्ति को पुनर्वास के लिए जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता तो है, लेकिन वो लोग वंचित रह जाते हैं जो बीलाना में जमीन पे बसे हुए हैं, चरागाह में बसे हुए हैं या वन भूमि में, वो रिकॉर्ड में नहीं है तो उनको लाभ नहीं मिलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 योजना जैसे हथियादेह एवं करवरी खुर्द 323 मकानों के पुनर्वास हेतु 6.89 करोड़ की विशेष अनुग्रहण राशि मंजूर की है, मंत्रिमंडल ने स्वीकृत की है। लंबे समय से चरागाह ये मैंने आपको बता ही दिया। इसी प्रकार वृहद परियोजना दाई मुख्य नहर RD 3200 और 89.40 किलोमीटर हेतु भूमि आपत्ति हेतु अटरू तहसील में, यहाँ पर भी ये स्थिति थी। यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति पूर्वक विचार करके उन लोगों को भी लाभ देने का काम किया। इससे एक ये होगा कि अब जितनी भी योजना बनेगी उन योजना में जो ये वंचित रह रहे थे उन लोगों को भी लाभ मिलेगा, ताकि कम से कम वो लोग बेघर होते हैं, उनको लाभ नहीं मिलने के बाद वो एक तरह से उजड़ से जाते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दी और मंत्रिमंडल ने इसकी सहमति देने के बाद में आज उनको लाभ मिलेगा, तो ये उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। आज के इस अवसर पर इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। कोई प्रश्न? हाँ बताओ। हाँ बोलो बोलो। एक
स्टेट एक्सप्रेसवे, स्टेट के जो बनाए हुए एक्सप्रेसवेज हैं और स्टेट आगे जो एक्सप्रेसवेज बनाएंगे। आपने कहा वन स्टेट पर इलेक्शन को लेकर बात हुई, एक तो राज्य निर्वाचन आयोग लगातार अपने पिछले काम आगे बढ़ा रहा है, वो मंशा देता है कि हम जल्दी कराएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग भी नियमानुसार कार्रवाई करेगा और हम लोग भी नियमानुसार कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे और हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। कोई टकराव नहीं है, टकराव की संभावना तलाश न भी गलत है। ये चुनाव की उन्होंने 3 नवंबर निकायों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट है, उसका टाइम दिया 29 अक्टूबर तक को दिया है। महीना भर लगभग इसको प्रक्रिया लगता है, बात दिसंबर तक आती है और आप भी दिसंबर की बात करें, लेकिन ये तो टकराव वाली हालात बने हुए क्यों बनेगा? ये टकराव की संभावनाएं ढूंढना बंद करे मित्रों, न टकराव था, न है, न रहेगा। सभी काम पारदर्शिता नियमानुसार समय के अनुसार होगा। देखिए, ओबीसी कमीशन अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करता है। हमारा जो इलेक्शन का जो विभाग है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो इलेक्शन विभाग की अगर कोई सोच है और ओबीसी अगर अपनी सोच रखता है तो वो अपने आप तय करेंगे कि तिथि क्या होगी। इसको टकराव नहीं समझिए, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन सर वार्ड परिसीमन का जो काम है वो काफी समय से लेट चल रहा है। देखिए, वार्ड परिसीमन का काम अब शुरू होगा। पंचायत का पुनर्गठन, पंचायत समिति का पुनर्गठन, जिला परिषद का पुनर्गठन, उसके बाद इसके इंटरनल पार्ट शुरू होता है। ग्राम पंचायत के वार्ड का पुनर्गठन, पंचायत समिति के वार्ड का पुनर्गठन और जिला परिषद का पुनर्गठन। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, ये कम समय होता है और निर्धारित समय के अनुसार हो जाएगा। सीएम साहब ने मंजूरी दे दी है परिसीमन को, तो ये नई पंचायत है और नई इकाइयां बनेगी आपके हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। विभाग में जाएगा, विभाग इसके अनुसार प्रक्रिया अपनाकर शीघ्र जारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सब कमेटी की जो रिपोर्ट थी, माननीय मुख्यमंत्री उसको स्वीकृति देती है और विभाग प्रक्रिया के अनुसार जारी करेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जो अनेक रिट याचिकाएं विचाराधीन है, उन पर बहस हो चुकी है, मामला रिजर्व है और जो भी निर्णय आएगा उसकी पालना की जाएगी। हाँ, एक मिनट ऋतुराज जी, एक मिनट ऋतुराज जी, वो विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ने का कोई बिल है, वो उसके प्रारूप का अनुमोदन हुआ है क्या? होता तो हम आपके सामने रखते हैं, होता तो हम सबसे अवश्य रखते हैं। बस, थैंक यू। थैंक यू। खिलाड़ी जी से मेरा सवाल है। मेरी बात सुने, तेरा सवाल तो मेरे से ही होगा भैया। नहीं, आज ये थोड़ा नीचे क्रम देखो वो कैसे है। मेरा सवाल ये है कि जहाँ आप कह रहे हैं कि आदिवासी के अभी क्षेत्र में जहाँ बिजली भी नहीं पहुंच रही है, सड़क भी नहीं है, मूलभूत सुविधा भी नहीं है, जबकि सत्ताधारी पार्टी ये कर रही है कि इस समाज को हमें राष्ट्रपति तक पहुँचा देगा, यानी मूलभूत सुविधा भी नहीं है और वो समाज इतना नीचे है, तो ये कैसे दोहरी चाल, कैसे सत्ता पार्टी हुई है? अरुण जी, आप सबसे सीनियर हैं, ये समस्या एक दिन की है क्या? आप जो परिपक्व है। ये समस्या तो लंबे समय से है, सबको विचार करना चाहिए। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं बनते तो आज भी आदिवासी बिजली से वंचित होता। उन्होंने योजना बनाई, जिसके कारण से बिजली पहुंच रही है और पहुंचा दी। और जो बसे गांव हैं वो धरती आबा में कवर करके तो सारों को जोड़ेंगे। जितनी भी मूलभूत सुविधा है धरती आबा में, सारी सुविधा मैंने बताया ना, उनकी मूलभूत सुविधा सारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसको ऊपर उठाने की सारी चीजें वो सारी कवर होती है, उसमें सारा कवर होगा। तो आपको लगेगा अभी चलने दो उनको। बारिश को लेकर भी बात हुई है।